चलो, कल अपन ने एट प्रीमियम और ओवर सब्सक्रिप्शन के एग्जांपल्स देखे थे, है ना? हाँ, आज अपन देखेंगे प्रो राटा बेसिस के एग्जांपल। जैसे अपन ने कल अलॉटमेंट एडजस्ट किया था, तो ओवर सब्सक्रिप्शन में अलॉटमेंट मनी अपन ने एडजस्ट किया था। उसके लिए कुछ दो ऑप्शन थे उसमें अपने पास कि अपन क्या कर सके, पैसे रिफंड कर दें या तो पैसों को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दें। बराबर है। प्रोराटा मतलब रेशो निकाला जाता जब और सब्सक्रिप्शन हुआ रहता, जब शेयर ज़्यादा डिमांडेड हो जाते और एप्लीकेशंस मतलब एक्चुअली अपने को इशू कम करने रहते और एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाते। तो ऐसी सिचुएशन में अपन क्या करते हैं, किसी एक पर्सन को नहीं बोलने से या कुछ शेयर होल्डर्स को नहीं बोलने से अपन सबको शेयर्स दे देते और सबको कुछ कुछ शेयर्स के लिए नहीं बोल देते, मतलब उनका रेशो निकाल लेते। उस मेथड को बोला जाता है प्रोराटा। ठीक है, तो अब अपने को यहाँ पे पढ़ना है कि प्रोराटा मेथड से कैसे अलॉटमेंट होता। तो उसके कुछ एग्जांपल्स है जो कि अपन लिख लेते। लिखो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 आज का जो भी तुम्हारा सीक्वेंस चल रहा है वो तुम लोग कंटिन्यू करना। एक्स लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स of rupees 10 each at rupees 12. Company received कंपनी का शॉर्ट फॉर्म है ये। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस of 20,000 shares. Company wants to give shares on pro rata basis. Excess money refund. Money payable as follows. Money payable as follows. Application ₹2. Allotment ₹5, including premium. First and final call. ₹5। ठीक है, देखो क्या बोला। एक्स लिमिटेड है जिसको 10,000 शेयर्स इशू करने हैं। 10,000 शेयर्स इशू करने हैं। 10 रुपए वाला एक शेयर है फेस वैल्यू। कितने में देना है वो कंपनी को? 12 रुपए में। मतलब 2 रुपए क्या हो गया? प्रीमियम। ठीक है, तो हो गया एक्स लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स ऑफ 10 each। 10 का शेयर कितने में दे रहे हैं? 12 में। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस ऑफ 20,000 शेयर्स। कितने एप्लीकेशंस आए? 20,000। मतलब क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन है। ठीक है ना। कंपनी वांट्स टू गिव शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। इसलिए कंपनी ने डिसाइड किया कि अपन क्या करेंगे? प्रो राटा मतलब प्रोपोर्शनेट पे देंगे। हाँ, अप्लाई कितने हुए? 20,000 और इशू कितने करने हैं? 10,000। मतलब रेशो क्या आएगा? 2:1। जिन्होंने 2 मांगे उनको कितने देना? 1। ठीक है। एक्सेस मनी वेयर रिफंडेड। और जो एक्स्ट्रा पैसे है वो क्या हो जाने वाले हैं? रिफंड। मतलब जितने एक्सेस पैसे एप्लीकेशन में आए हैं वो रिफंड हो जाएंगे। ठीक है। मनी ऑन एप्लीकेशंस नीचे के हिसाब से पेड होगी। एप्लीकेशन पे 2 रुपए, मनी ऑफ शेयर्स नीचे के हिसाब से पे होंगे। क्या होंगे? एप्लीकेशंस पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए, इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम कितना है? 2 रुपए। तो इसमें क्या होंगे? डिस्ट्रीब्यूशन 3 रुपए कैपिटल, 2 रुपए
प्रीमियम, और फाइनल कॉल पे कितने रुपीज पेड होने वाले हैं 5। ठीक है, तो अपनी नॉर्मल एंट्री चेक करो। सबसे पहले क्या होगा, बैंक शेयर्स एप्लीकेशन के एंट्री होंगी। हाँ बोलो, एंट्री क्या होंगी शेयर एप्लीकेशन की। सबसे पहले अभी तक लर्न नहीं हुई एंट्री है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन हो गई क्या। फिर कितने एप्लीकेशन आए 20,000 इंटू कितने रुपीज आए 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन 40,000। ठीक है ना, इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 40,000। ठीक है, अलॉटमेंट एप्लीकेशन में प्रीमियम एप्लीकेशन में नहीं था, अलॉटमेंट में है ना, तो ये एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल। उसके बाद बोलो अलॉटमेंट ड्यू, शेयर अलॉटमेंट अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू शेयर ड्यू। बोलो क्या एंट्री होंगी, और एक एंट्री होगी। यहाँ पे एक चीज छूट गई ना अपनी, वैसे आए एप्लीकेशन के शेयर कैपिटल में जाना कितना था, जितना अलॉटमेंट करना है उतना ही 10,000 इंटू 2, और बाकी क्या था रिफंड। ये एंट्री होंगी बैंक 10,000 इंटू 2। फिर अलॉटमेंट ड्यू हुआ, बोलो अलॉटमेंट के कितने रुपीज आने हैं 10,000 इंटू 5 50,000। उसमें से शेयर कैपिटल को कितने जाने हैं 10,000 इंटू 3 30,000, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाने हैं 20,000। ठीक है, मनी रिसीव्ड बैंक टू अलॉटमेंट 50,000। ठीक है, समझ में आया, लिख लो फटाफट। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स लिखना नहीं भूलना, लिखो। हो गया लिख के, चल अब देखो यहाँ पे एक्सेस मनी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, इतना वर्ड ऐड करो। सेम एग्जांपल वापस लिखो, एक्सेस मनी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। ठीक है, लिख लो। चलो लिख लिया एग्जांपल। अब क्या बोला है, अलॉट एक्सेस मनी। एक्सेस मनी मतलब ये जो एक्सेस मनी आया था एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन देखो 20,000 आए थे ना, और 2 रुपए के हिसाब से आए थे, लेकिन अपने को बेचने कितने थे 10,000 इंटू 2। कैपिटल में तो 10,000 इंटू 2 ही डालने थे, और शेयर इशू कितने करने थे कंपनी को 10,000, तो इससे ज्यादा अमाउंट अपन कैपिटल में डाल नहीं सकते। तो एक्सेस मनी अपन ने क्या कर दिया था, रिफंड क्यों, तो एग्जांपल में बोला था। अब क्या बोला है, एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, तो यहाँ पे क्या वर्ड आ जाएगा, शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, और यहाँ पे देगा 20,000 और 20,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री वापस वैसी ही होंगी, सिर्फ ये थर्ड एंट्री में चेंज होगा। देखो अलॉटमेंट में टोटल पैसे कितने आने थे, अलॉटमेंट यहाँ पे डाल दिया अपन ने, क्रेडिटेड 20,000 है ना, वैसे अलॉटमेंट पे आने कितने हैं 10,000 शेयर बेचे हैं, 5 रुपए का एक बेचा है, तो 50,000 रुपए अपने अलॉटमेंट के टाइम आने थे, है ना। चलो तो एंट्री क्या थी, बैंक टू अलॉटमेंट प्लस 30,000 अमाउंट, बैंक टू अलॉटमेंट एंट्री है ना।
20,000 रुपये एक्स्ट्रा आए थे जो कि अपन ने अलॉटमेंट के क्रेडिट में डाल दिए, है ना। अलॉटमेंट के क्रेडिट में डाले, इसका मतलब ये एंट्री का बैंक टू अलॉटमेंट ऐसी एंट्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी अपने को कितने रुपीज 50,000 में से मिल गए थे, 20, है ना। और उतने पैसे अपन ने अलॉटमेंट में डाल दिए थे, ऐसा इसका मीनिंग। फिर अपन ने अलॉटमेंट ड्यू बाद में किया, तो टोटल अलॉटमेंट ड्यू क्रेडिट साइड में आ रहा है, 50,000 अलॉटमेंट ड्यू, ठीक है। और उसमें से एक्चुअली अपने को मिलेंगे कितने, 30,000, ठीक है ना। तो ऑलरेडी अपन क्रेडिटेड पहले कितना कर चुके रहते, 20। तो अब अपने को इधर कितने रुपए डेबिटेड करने हैं, 50। अल्टीमेटली अपने को ये अलॉटमेंट का अकाउंट क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। अलॉटमेंट ड्यू कितने का होगा, 50 में से कितने मिल चुके हैं, 20। तो मिलेंगे कितने, 30। इसलिए अलॉटमेंट की क्रेडिट साइड में 2 बार आएगा, है ना। क्रेडिट साइड में यहाँ पे आएगा बैंक टू अलॉटमेंट, बैंक टू अलॉटमेंट, और इधर अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री आएगी जो कि अलॉटमेंट टू शेयर अपन ने फर्स्ट डे अकाउंट निकाले थे, देख लो एक बार, चेक कर लो वाला, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक्सेस मनी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, ठीक है, समझ में आया। लिखो इसको वापस से, और अलॉटमेंट का अकाउंट पीछे जाके भी चेक कर लो और यहाँ पे भी चेक कर लो, ठीक है। यहाँ पे मैंने बैंक लिखा है 20,000, यहाँ पे और शेयर एप्लीकेशन भी लिख सकते। अगर प्योरली इसकी पोस्टिंग करेंगे, अलॉटमेंट के क्रेडिट में क्या आना चाहिए, शेयर एप्लीकेशन, मतलब अलॉटमेंट मनी कब रिसीव हो गया था, एप्लीकेशन मनी के साथ, इस वजह से ऐसा भी शेयर एप्लीकेशन भी तुम लोग लिख सकते। समझ में आया, चलो ये हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इतना लिख लिया और तुम लोगों ने, देखो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये शेयर प्रीमियम भी है ना, क्योंकि शेयर प्रीमियम कितना है, 2 रुपए। कल अपन ने इसकी एंट्रीज देखी थी, तो शेयर प्रीमियम कितना हो गया, 10,000 इंटू 2, है ना। लकीली यहाँ पे ऐसा हुआ है, जितना रिफंड आ रहा है और जितना प्रीमियम है वो सेम आया है ना। तो अब ये सेम एग्जांपल है, देखो शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव्ड 15,000 कर दो, और एक्सेस मनी रिफंडेड कर दो। पहले एक चेंज करो वापस इस एग्जांपल में, यहाँ पे 15,000 करो और यहाँ पे एक्सेस मनी रिफंडेड, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे अपन ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया, वैसे यहाँ पे क्रेडिट में क्या आ जाएगा, टू बैंक का देगा। लेकिन अब यहाँ पे देखो अमाउंट सब चेंज हो जाएंगी, है ना। यहाँ पे कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए, 15,000 इंटू 2, 30,000, ये आ गया 30,000, यहाँ पे भी आ गया 30,000, ठीक है ना। अब 10,000 शेयर्स अपने को सॉर्ट आउट करने थे, यहाँ पे 5,000 तो अपन क्या कर देंगे, प्रो राटा अलॉटमेंट करके रिफंड कर देंगे वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है। वापस यहाँ पे अलॉटमेंट में 5 रुपीज, शेयर कैपिटल को एडजस्ट होंगे 30,000 रुपीज, शेयर प्रीमियम में देंगे 20,000 रुपीज। लेकिन अब यहाँ पे अलॉटमेंट में कितने रुपीज आने थे, 50, और आ कितने गए हैं, कुछ नहीं, पैसे वापस कर दिए तो कुछ मिले नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन में जो पैसे एक्स्ट्रा आए थे वो अपन ने क्या कर दिए, रिफंड। तो जितना अलॉटमेंट देंगे उतना क्या मिल जाएगा, जितना अलॉटमेंट होगा उतने पैसे वापस मिलेंगे। अलॉटमेंट कितने शेयर्स का होगा, 10,000, क्योंकि कंपनी को इशू कितने करने थे, 10,000। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे बैंक से अपन ने 5,000 रुपए वापस दे दी। इसके पहले जस्ट मैंने जो एग्जांपल लिया वहाँ पे शेयर अलॉटमेंट था,
वहाँ पे ऐसा था कि अलॉटमेंट में मनी एडजस्ट करना है, इसलिए अपन ने यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट लिखा था। इसलिए मैंने अलॉटमेंट में से डेबिटेड इतना, क्रेडिटेड इतना, तो क्रेडिटेड जितना कम था उतना कर दिया था। लेकिन यहाँ पे पैसे वापस चले जा रहे हैं, इट मीन्स अपने को अलॉटमेंट ड्यू करना है और अलॉटमेंट मनी रिसीव करना है। तो यहाँ पे वापस कितने रुपीज आएंगे? 50,000। समझ में आया? चलो लिखो फिर ये एग्जाम्पल, क्वेश्चन भी लिखना, आंसर भी लिखना, ठीक है। ऐसे केस में अगर अलॉटमेंट अकाउंट निकाला तो क्या होगा? रिफंड के केस में अलॉटमेंट अकाउंट निकाला तो क्या होगा? पहले अलॉटमेंट ड्यू होगा 50,000 रुपीज, और फिर बाद में पेमेंट आ जाएगा 50,000। यहाँ पे बैंक एक ही बार में देगा। वहाँ पे एप्लीकेशन में पहली बार जितना एप्लीकेशन आया वो एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आएगा और बाकी बैंक के अकाउंट आएगा। और ऐसे आया तो डायरेक्टली यहाँ पे टू शेयर कैपिटल और इधर बाय बैंक ऐसा आएगा और ये क्लोज होगा हमेशा, ठीक है। एक क्वेश्चन तुम लोगों के 12th के बुक में भी अभी एक कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऐड हुए हैं, जिसमें उन लोगों ने पूछा है कि तुम लोगों के अलॉटमेंट अकाउंट का बैलेंस कितना है, कैश का बैलेंस कितना है, ये सारे क्वेश्चंस वो पूछ रहे। तो यहाँ पे अगर तुम लोगों को पूछा कि तुम लोगों को कितनी कैश रिसीव हुई है टोटल, तो मेरे को बोल पाएंगे क्या तुम लोग? तुमको अगर बोला तुम बैंक अकाउंट निकाल के बताओ कंपनी के इशू का, तो निकाल पाएंगे क्या तुम लोग? हाँ बिल्कुल। इधर लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन, कितने रुपीज है एप्लीकेशन पे? 30 रुपीज। उसके बाद वापस टू अलॉटमेंट शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर कैपिटल फिर से आएगा बैंक का, तो शेयर अलॉटमेंट कितने रुपीज है? 50,000। और टू एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। और ये एप्लीकेशन मनी रिफंड हुआ है, वो आएगा बाय शेयर एप्लीकेशन 30,000 ना 10,000। तो अल्टीमेटली बैलेंस कितना बचा है? बाय बैलेंस क्रेडिट आउट कितना बचा है? 7,000। ऐसा अभी तुम लोगों के 12th के बुक में भी ऐड होते जा रहा है। और बड़े सीए फाउंडेशन वगैरह के लेवल पे तो ये पूछते ही है, निकाल के बताओ बैंक अकाउंट, निकाल के बताओ अलॉटमेंट अकाउंट, निकाल के बताओ कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो मैंने तुम लोगों को फर्स्ट डे इसकी जर्नल एंट्रीज समझाइए। अगर मेरे को किसी ने बोला सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट निकाल के बताओ, तो मैं क्या करूँगी? अकाउंट ड्रॉ करूँगी, सिक्योरिटी शेयर प्रीमियम अकाउंट, और शेयर प्रीमियम की क्रेडिट में लिख दूँगी बाय अलॉट बाय शेयर अलॉटमेंट 20,000 बराबर है। और ये क्या बचेगा? एज अ बैलेंस कैरिट आउट, क्योंकि ये खत्म नहीं होता। और ये कहा जाता है ट्रांसफर टू लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, और उसमें रिजर्व एंड सरप्लस में, ठीक है। तो ये 12th वालों के लिए तो इतना जरूरी नहीं है, पर समझ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट तुम लोगों को ये लगने ही वाली चीज़ है, लाइफ में कभी छूटेगा ही नहीं, कोई भी कोर्स में चले जाओ, ठीक है। सेम एग्जाम्पल में और एक चेंज करो, ये लिख लेना और एक चेंज कर लेना। सेम एग्जाम्पल लिखना, लिखने का क्या बोलते हैं उसको? गायत्री से पूछना पड़ेगा हाँ, लिखने को एरिशमेंट मत मानो, एग्जाम्पल लिख लो। गायत्री को पूछना पड़ेगा कंटाला को क्या बोलती। हाँ, लिखने की जान पे मत लाना, लिख लेना, हाँ ठीक है। हाँ, एक्सेस मनी एडजस्टेड इन अलॉट। जिनको मराठी समझती उनके लिए क्या बोलते उसको? इतना एग्जाम्पल वापस लिखने का कंटाला मत आने देना, ठीक है। अब तुम लोगों के पास बोर्ड तो है नहीं कि रफ करते जाएंगे और लिखते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में अब जो रिफंडेड का सॉल्यूशन था वो अपन ने लिख लिया, अब अपन एडजस्टेड का सॉल्यूशन बनाएंगे, है ना। ये तुम्हारा लिखना बचा हुआ है तो ये लिख लो, फिर अपन एडजस्टेड अलॉटमेंट में करने की एंट्री इस केस में कैसी होंगी वो देखते, ठीक है।
देखो अब रिफंडेड की केस के लिए सॉल्यूशन करके देनी है ना। रिफंडेड की केस के सॉरी एडजस्टेड की केस के लिए वापस कर लेती। अभी बहुत बार वो एक एग्जांपल को मैंने रफ और ये कर लिया था, और अभी मैं तुम लोगों को थोड़ा बैलेंस शीट में भी इसका व्यू कैसे जाएगा वो भी बता देती, ताकि तुम्हारे बोर्ड की बुक का भी जो एक और एक उन्होंने कॉमेडी है कि इसका एंट्रीज का इफेक्ट बैलेंस शीट में कैसे होगा। तो ठीक है, पहले अपन क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। हाँ बोलो फिर कितने रुपीस, 15,000 शेयर अप्लाई हुए, 15,000 इंटू 2 30,000 रुपीस, इधर आएगा एप्लीकेशन में 30,000, ठीक है। चलो आगे शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ठीक है। दिन रात सुबह शाम एप्लीकेशन दिखना चाहिए तुम लोगों को। 30,000 इधर आएगा 30,000, कैपिटल में ट्रांसफर होगा 10,000 इंटू 2 और 2 शेयर सॉरी एडजस्ट टू शेयर अलॉटमेंट, एडजस्टेड करने का बोला है देखो, एप्लीकेशन में थोड़ी करेंगे और सर सुने ना पेंट पिच करेंगे ना, अलॉटमेंट ड्यू के टाइम पे करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल टू अलॉटमेंट, ज्यादा पढ़ के कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, ठीक है ना। हाँ दिन रात सुबह शाम लिखने दो, पर अभी के अभी गलत मत लिखने दो। यही पे अलॉटमेंट एडजस्ट हो रहा है, इधर 10,000 रुपीज एडजस्ट होगा। अब अलॉटमेंट ड्यू होगा, शेयर अलॉटमेंट कुछ याद रहो मत रहो, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कैपिटल और बैंक इतना तो याद रहिएगा। उसका यूज कब कैसे करना है वो नहीं पता, ठीक है। देखो एक दिन में समझने वाली चीज तो है नहीं, सच्ची नहीं है, बहुत अच्छा टॉपिक है। और इसी वजह से मैंने पहले नहीं बोला था, ये टॉपिक ऐसा है कि बच्चे कर तो लेते, उनको लग था बहुत इजी, ठीक है। जब और सब्सक्रिप्शन आते रहता है, जब तक एट बार पे इशू होते रहता तब तक ये बहुत इजी टॉपिक है। अभी तो इसका एक्चुअली कुछ भी तुमने देखा नहीं, अभी ये एग्जाम्पल पेपर में आने जैसे एक भी आए नहीं है। अभी जो एग्जाम्पल में एक्चुअली आने वाली चीज है वो तो अभी मैंने स्टार्टिंग की है, तो अपन एज अ बेस बना रहे कि अपने को इतना याद रह जाए कि बैंक एप्लीकेशन अलॉटमेंट नाम की कुछ चीज रहती है और उसके कुछ पैसे आने वाले रहते हैं और वो अपने को उस अकाउंट में लेना है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट कितने शेयर्स का होता है, जितने के शेयर्स इशू करने निकाले, 10,000 इंटू 5 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। तो अलॉटमेंट में काय के पैसे आएंगे, शेयर कैपिटल के और सिक्योरिटीज इसको शेयर प्रीमियम ऐसे लोगों, तो कैपिटल में कितने ट्रांसफर होंगे 10,000 इंटू 3 और प्रीमियम में कितने देंगे 10,000 इंटू 2, ठीक है। यहाँ पे आएंगे 20,000, यहाँ पे आएंगे 30,000, यहाँ पे आएंगे 50,000। अब शेयर एप्लीकेशन मनी का एडजस्ट कर दिया था रिफंड ना करके अलॉटमेंट में, तो अलॉटमेंट मनी कितना रिसीव होगा, बोलो जल्दी जल्दी। शेयर अलॉटमेंट को डेबिटेड कितना है 20, ऑलरेडी क्रेडिटेड कितना है 10, तो अब पैसे कितने आएंगे, लोग सामने से ज्यादा पैसे दे के नहीं जाएंगे, लोग भी उनका हिसाब रखते हैं, सिर्फ तुमको ही तुम्हारा हिसाब रखते नहीं आता है ना, लोगों को भी उनका हिसाब रखते हैं। शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे अपन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, बहुत सारे रीजन, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन अगर करने लगे तो फिर बहुत कंफ्यूजन तुम लोगों का क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो उससे ऐसे समझ लेना कि शेयर अलॉटमेंट के पैसे आना है, अलॉटमेंट के पैसे आना है 10,000 इंटू 5 और ऑलरेडी एडजस्टेड हो गए हैं, एडजस्टेड ऑलरेडी रिसीव्ड 10,000 इंटू जो कुछ भी है 1, तो ये 10,000 इंटू 4 रुपीज मतलब 40,000 रुपीज तुम लोगों को आना।
अच्छा, इसका ये कैलकुलेशन करना उतना प्रॉपर नहीं है, ठीक है। ध्यान रखो कि डेबिटेड इतना हुआ, क्रेडिटेड इतना हुआ, अब क्रेडिटेड अपने को बची हुई अमाउंट मंगवानी, समझ में आया? हाँ, अब ये तो हो गया, ये तुम लोग इसको लिख लो, है ना। फिर मैं बैलेंस शीट में इन सब के इफेक्ट्स कैसे जाएंगे वो बता दूँ। ठीक है, लिख लिया ये वर्किंग नोट। देखो, कभी कभी तुम लोगों को पूछा जाता इसके साथ इन एंट्रीज का व्यू एंड बैलेंस शीट में कैसे आएगा, मतलब एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट पूछा जाता है ना। तो ऐसे सिचुएशन में बैलेंस शीट ड्रॉ होगी। बैलेंस शीट तुम लोग अभी तक टी फॉर्मेट बैलेंस शीट पढ़ते आए हो, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट जिसको बोला जाता। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट निकलता है। वर्टिकल मतलब सीधा, ऊपर लायबिलिटी साइड, नीचे एसेट साइड, ऐसा निकाला जाता है। पर 12th की बुक में ऐसे दिया है। अभी मैं तुम लोगों को ऐसे समझा देती, जब अपन फाउंडेशन के एग्जांपल्स लेंगे तो तब मैं तुम लोगों को वर्टिकल इसका कैसे दिखेगा, शो होगा, वो बता दूँ, ठीक है। तो अभी तुम लोगों को जो पता है उस बेस पर मैं बता देती। ये रही कंपनी की बैलेंस शीट, ठीक है। यहाँ पे आया शेयर कैपिटल, है ना। कैपिटल का आता लाइबिलिटी, लाइबिलिटी से। होप सो कि तुम लोग भूले ना हो, समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पे क्या रहता है, थोड़ी फॉर्मेलिटी ज्यादा है। यहाँ पे सबसे पहले लिखा जाता है ऑथोराइज कैपिटल, जो कि अपने को पता नहीं है, कंपनी कितना ऑथोराइज है वो पता नहीं है। तो यहाँ पे करेंगे 00, अपने को पता नहीं, इसलिए अगर पता रहता, सपोज इस कंपनी का ऑथोराइज शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर्स इंटू 10, 1 लाख शेयर्स इंटू 10 एट द रेट 10, ठीक है ना। तो ये कितना आता था, 1 करोड़ रुपीज, और इसको कर दिया जाता नीचे क्लोज, ठीक है। उसके बाद किया जाता सब्सक्राइब, सॉरी इशूड कैपिटल, ठीक है ना। इशूड कैपिटल अपन ने इसमें से कितना किया है, 10,000 इंटू 10, बोलो 1 लाख। देखो यहाँ पे, हाँ ये 10 लाख आएगा, ठीक है ना। छोटे छोटे लोगों से बड़ी बड़ी गलतियां होती रहती, ठीक है। 10 लाख रुपीज, अरे एक ही ड्रॉप नहीं रख लेना, जा जब जवा रख लेना, जा खाना है हमें खा लेना। अभी मैंने उसको ज्यादा रख दिया था, देखो, ठीक है। हाँ, तो इशूड कैपिटल कितना करना है अपने को, 1 लाख, ठीक है। इसको भी क्लोज कर देते। इसके बाद लिखा जाता है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल सब्सक्रिप्शन कितना करना है, और सब्सक्रिप्शन है तो अपन जितना इशू करते हैं उतना ही सब्सक्राइब लेंगे, 10,000 इंटू 10, इसको भी लिखा जाता है 1, ठीक है। फिर सब्सक्राइब के बाद क्या था, कॉल्ड अप था क्या, निकालो, पीछे जाओ, मिला क्या, हाँ लिखो। फिर कॉल्ड अप, इसके बाद कॉल्ड अप आएगा। कॉल्ड अप कैपिटल कितना है, 10,000 इंटू, अगर अपन ने सब पैसे मंगवा लिए हैं तो अपन क्या करेंगे, पूरा 10 करेंगे। अगर अपन ने सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी मंगवाया है तो अपन इन दोनों की टोटल करेंगे, 2 + 5 में से 2 लेस हो जाएंगे। तो अपन ने 10 में से कितने रुपीज मंगवाए, सिर्फ 5। देखो अपन ने अलॉटमेंट तक की एंट्री की है, मतलब अपन ने अलॉटमेंट मनी ही मंगवाया है, ठीक है। अगर फाइनल कॉल मनी बोला है या नहीं, इस एग्जांपल में देखते हैं, इंटरप्रेट नहीं किया है, लेकिन एग्जाम
एग्जाम में जो एग्जाम्पल आएगा उसमें पूरी तरीके से तुमको दिया रहेगा। ये मैंने मन से बनाया है, इसलिए मैं आगे उसको बढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरे को मेन चीज एडजस्टेड और सिक्योरिटीज प्रीमियम पे फोकस करना था। इसलिए फिर वो दो इररिलेवेंट एंट्रीज बढ़ जाएंगी, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल और बैक टू फर्स्ट कॉल, ठीक है ना। तो मैं इसे अज्यूम कर लेती कि मैंने सिर्फ क्या मंगवाया है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। तो यहाँ पे कॉल्ड अप कैपिटल कितना हो गया, 10,000 इंटू 5 कैपिटल की फिगर कितनी है 3 और कितनी 2, ठीक है। तो कॉल्ड अप कैपिटल हो गया 50,000, ठीक है। इसको इनर कॉलम में लिखा है। और अगर इसमें से कुछ पैसे आए नहीं है तो उसको लेस किया जाता है फॉल्स इन एरियर, ठीक है। अपन यहाँ पे फॉल्स इन एरियर 0, अभी इसके बाद अपन वही पढ़ने आ रहे। और अगर कुछ फॉल्स इन एडवांस आया होगा तो उसको लिखा जाता है फॉल्स इन एडवांस, ठीक है। तो पर यहाँ पे ये सब चीजें नहीं है, तो अपन कॉल्ड अप कैपिटल कितना ले लेंगे, डायरेक्टली बाहर में 50,000, कितना ले लेंगे बाहर, डायरेक्टली 50,000, ठीक है। जब कॉल्ड अप होगा तो वो एडलेस होगा, उसको एक्चुअली पेड अप ऐसा बोला जाता है। इसके बाद पेड अप का कैलकुलेशन आता, ठीक है। तो कभी कभी तुम लोगों के हर बुक में ये सब डिस्क्रिप्शन वाइज एक एग्जांपल लिया हुआ है जो कि मैं लास्ट में लूंगी, सिर्फ इसका इंटरप्रिटेशन बैलेंस शीट में कैसा आना चाहिए इसलिए, जो मैंने फर्स्ट डे पढ़ाया उसकी बेसिस पे, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे हूँ, तो अभी मैंने कॉल कितने किए हैं 50,000, मेरे को प्रीमियम मिला है, वो भी कहाँ आएगा, हाँ यहाँ पे ध्यान रखना होता है। इसको क्लोज कर लिया है, इशूड को क्लोज कर लिया है, सबसे को क्लोज कर लिया है, सिर्फ मिले कितने हैं 50, कॉल कितने किए 50 और मिले भी उतने, इसलिए फॉरवर्ड फॉल्स इन एरियर्स नहीं किया, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड एड आता रिजर्व एंड सरप्लस, और इसमें लिखा जाता सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितने रुपीज लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, 20,000, हाँ सही। ठीक है। ये तो हो गई अपनी कौन सी साइड, लाइब्रेरी। एसेट साइड में क्या आएगा, बैंक आएगा सबसे पहले, है ना। और बैंक के डेबिट में कितने थे 30 और 50, 40, 30 और 40 कितने हैं 70। देखो तुम्हारी बैलेंस शीट टैली होगी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट ये कहीं भी आएगा नहीं, क्यों, ओपन हो रहे क्लोज हो रहे, ओपन हो रहे क्लोज हो रहे, ओपन हो रहे क्लोज हो रहे, तो ये अकाउंट बच रहे बैंक, कैपिटल और एक थर्ड अकाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम, और टैली हो गई, समझा। तो ये हो गया बैलेंस शीट व्यू, ठीक है। ये भी कभी कभी तुम लोगों को पूछा जाता है और तुम लोगों की बुक्स में दिया है, हर बुक में ये दिया ही रहता है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, है ना। तो ये भी लिख लो अच्छे से, फिर अपना आगे बढ़ो। अपन पढ़ेंगे कॉल्स इन एडवांस, ठीक है ना। तो अपन ने गायत्री वाला एक एग्जांपल लिया था, देखो याद है क्या, उसका पैसा अपन ने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया था, उसको वापस ना देके, और उसके बाद एक एग्जांपल लिया था जिसमें उसके फर्स्ट कॉल भी आ गया था, फाइनल कॉल भी आ गया था, अलॉटमेंट मनी भी आ गया था, सब पैसे आ गए थे और पैसे बच भी गए थे, फिर अपन ने उसको रिफंड भी करे। तो जब एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन के साथ आना है एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट के साथ आना है। जब फर्स्ट कॉल किया जाएगा उसके बाद उसके पैसे अपने को आने थे, लेकिन उसके पहले ही पैसे अपने पास उसके
जमा हो चुके हैं, अपने पास आ चुके हैं, तो उसको अपन बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, क्वेश्चन बच्चों को यह आ सकता है मैडम अलॉटमेंट के पैसे कॉल्स इन एडवांस नहीं क्या, तो नहीं, क्योंकि शेयर्स एप्लीकेशन आने के बाद तुरंत अलॉटमेंट होने वाला है, तो इस वजह से उसको कॉल्स इन एडवांस नहीं बोलते। लेकिन फर्स्ट कॉल के पैसे कंपनी बाद में मंगवाती, अलॉटमेंट के टाइम मंगवाती नहीं, तो इसलिए मोस्टली कॉल मनी ही, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल मनी ही अपने पास एडवांस में आया है। ठीक है, या तो कभी कभी कंपनी ने सब अलॉटमेंट एडजस्ट कर लिए, सब कुछ कर लिया, उसके बाद कोई एक कस्टमर है जो एक्स्ट्रा पैसे, या कोई एक शेयर होल्डर है जो एक्स्ट्रा पैसे अपने को दे के जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में उसकी एंट्री अपन करेंगे कॉल्स इन एडवांस। इन शॉर्ट कॉल्स इन एडवांस मतलब अपन ने कुछ कैपिटल कॉल किया नहीं है, मतलब अनकॉल्ड कैपिटल के पैसे अपने पास आ जाना, उसको अपन बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, तो कभी कभी कोई शेयर होल्डर्स रहते हैं जिनके पास एक्सेस पैसा रहता है, तो वो बोलते हैं कि कंपनी कॉल करेंगी तब पैसे देने से बेटर है कि अपन अभी ही अपने पास है तो पूरे पैसे कंपनी को दे दे, ताकि अपनी लायबिलिटी फ्यूचर में कुछ ना रहे। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में फिर अपने को जर्नल एंट्रीज करनी रहती, और जब कॉल एडवांस में आता तो इसको एडवांस अकाउंट में डाला जाता, और जब इसके पैसे, जब फाइनल कॉल ड्यू होता उसके बाद ये कॉल्स इन एडवांस में से उसके पैसे एडजस्ट कर लिए जाते। ठीक है, मेरे को मालूम है तुम लोगों का अभी सब ऊपर से जा रहा है, अपन एड्रेस लिख लेते हैं इसकी, उसके बाद अपन इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं तो तुमको ज़्यादा अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा। लिखो जर्नल एंट्री, लिखो जर्नल एंट्री इन केस ऑफ कॉल्स इन एडवांस। बैंक अकाउंट डेबिट, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट तो कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि कोई कॉल कंपनी ने किया नहीं है, पैसे कॉल मनी के पैसे मंगवाए नहीं है, फिर भी कोई शेयर होल्डर अपने को पैसे दे रहा है, तो अपन पैसे मिले बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। ठीक है, ऐसा ध्यान दे लो। ठीक है, फर्स्ट कॉल के पैसे अगर अपने को मिल गए तो अपन एंट्री क्या करते हैं, बैंक टू फर्स्ट कॉल। समझ में आया, इसको सिर्फ ध्यान रखो। बैंक फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड इन एडवांस। समझ में आया। अब ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट कॉल के पैसे ना हो, फाइनल कॉल के हो, या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे हो, तो अपने को जब अलॉटमेंट के पैसे मिलते थे क्या करते, बैंक में एप्लीकेशन के पैसे पहले मिलते थे क्या करते, पैसे अगर अपने को फर्स्ट कॉल के पैसे मिले तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक टू फर्स्ट कॉल। पर ये पैसे एप्लीकेशन के पैसे अपन ने एप्लीकेशन मनी के साथ मंगवाए रहते, इसलिए अपन श्योरली इस अकाउंट में डाल देते। अलॉटमेंट तुरंत होने वाला रहता है, इसलिए तुरंत अलॉटमेंट पे उसको ट्रांसफर कर दिए जाते, लेकिन फर्स्ट कॉल कंपनी कुछ दिनों बाद करती, इसलिए उसके पैसे डायरेक्टली फर्स्ट कॉल को क्रेडिटेड न करके कभी कभी कॉल्स इन एडवांस में लिखे जाते। अलग अलग बुक्स में देखोगे तो दोनों चीजें मिलेंगी। अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पहले मिल गया होगा तो बैंक टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऐसे एंट्री कर दी जाती, तो कभी कभी इसको कॉल्स इन एडवांस के नाम से लिखा जाता है। ठीक है, तो बुक देखोगे तो तुम लोगों को दोनों चीजें देखने मिलेंगी, तो ये थोड़ा जल्दी समझ में आने वाली चीज है, थोड़ा सा क्लिक होना चाहिए। ठीक है, तो अपने को पैसे एडवांस मिले, बैंक टू फर्स्ट कॉल के पैसे एडवांस मिले, तो फर्स्ट कॉल में लिख के काय के पैसे एडवांस मिले, कॉल, कौन से कॉल के, फर्स्ट कॉल। तो ऐसा भी लिख सकते हैं फर्स्ट कॉल मनी कॉल, फर्स्ट कॉल इन एडवांस, ऐसा भी लिख सकते हैं ना, फर्स्ट कॉल इन एडवांस। इसका भी मीनिंग क्या है कि पहला कॉल एडवांस में मिला है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जब कंपनी एक्चुअली फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगी तो कंपनी एंट्री क्या करेंगी, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है ना, तो ऐसे टाइम
जैसे मतलब ये एंट्री वही है जो अपन ने शेयर अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड की, वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा कि पैसे एडवांस में आए बैंक टू फर्स्ट कॉल इन एडवांस, ऐसे लिख लो। जब फर्स्ट कॉल ड्यू होगा तो ये एंट्री होगी, है ना, और जब फर्स्ट कॉल रिसीव होगा तो ये अमाउंट लेस होकर रिसीव होगा। सिंपल से हिसाब है, समझ में आया? तो ये एक एंट्री यहाँ पे होती। उसके बाद लिखो ये लिखो, फिर और बता दी। एक मिनट रुको, नहीं देखो ये समझ में आ गया, इसको रुक जाओ और एक बार बता दी। इसकी एज फर्स्ट कॉल तो शेयर कैपिटल, ठीक है, और इसको एडवांस को फर्स्ट कॉल ना लिख के तुमने फर्स्ट कॉल इन एडवांस ऐसे लिखा है, तो इसको भी फर्स्ट कॉल को तुमको ट्रांसफर करना पड़ेगा, है ना। तो एंट्री करो कॉल्स इन एडवांस टू फर्स्ट कॉल, ठीक है ना। तो फर्स्ट कॉल ड्यू तुमने करा 1,00,000 रुपए, फर्स्ट कॉल इन एडवांस तुमने कहा एडजस्ट कर लिया, फर्स्ट कॉल में तुमने डेबिटेड फर्स्ट कॉल को कितना किया है 1,00,000 रुपीज, और क्रेडिटेड अब ये एडवांस काय में ट्रांसफर कर दिया फर्स्ट कॉल में। अगर तुम लोगों ने ये नाम नहीं लिखा है, कॉल्स इन एडवांस के नाम से एंट्री करी है, तो ऐसे सिचुएशन में कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। हर अकाउंट क्लोज होना चाहिए, ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा आप डेबिट करके, और वो पैसे किस चीज के थे फर्स्ट कॉल के, ठीक है। तो कर लो एंट्री 10,000 और 10,000। अब अगर फर्स्ट कॉल की सिचुएशन देखोगे तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 1,00,000 और फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट 10,000। तो इन शॉर्ट अपने को फर्स्ट कॉल के पैसे कितने मिलने हैं, बैंक टू फर्स्ट कॉल वापस 90,000, जो मैं पहले समझा थी वही। या तो कुछ लोग इसको कंबाइन एंट्री में कर देते। कंबाइन एंट्री कैसे होंगी देखो, कॉल्स इन एडवांस कैंसिल होगा और समझ गए, और ठीक है। चलो फर्स्ट कॉल कैंसिल होगा, कॉल्स इन एडवांस, पैसे मिलेंगे बैंक, और किस चीज के मिले फर्स्ट कॉल के। फर्स्ट कॉल कितना ड्यू हुआ था 1,00,000 रुपीज, एडवांस में कितना आ गया था 90,000 रुपीज, 10,000 रुपीज, और कैश कितनी आ रही है 90,000। इन शॉर्ट घूम फिर के ऐसा नहीं ऐसा खाना है, खाना तो जरूर, ठीक है ना, पर लॉजिक समझो। पैसे आए एडवांस में आ गए, एडवांस में आ गए अपन ने रख लिए, नहीं तो बोलेंगे नहीं। कोई पैसे खुद से देके जा रहा है तो नहीं बोलेंगे कि अपन नहीं रख लेंगे जरूर, ठीक है। वो पैसे किस चीज के थे शेयर कैपिटल के। फिर फ्यूचर में अपन ने शेयर फर्स्ट कॉल मंगवाया, अब इसके पैसे जिस कस्टमर ने जिस शेयर होल्डर ने अपने को ऑलरेडी दे दिए वो देगा नहीं। इन शॉर्ट अगर फर्स्ट कॉल में 1,00,000 रुपए लेने, उसमें से एक कस्टमर ने अपने को 10,000 दे दिए, तो ये एडवांस अपने को फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करना पड़ेगा या ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये ट्रांसफर करने के बाद अपने को फर्स्ट कॉल क्या आने थे 1,00,000 रुपीज, और फर्स्ट कॉल आ चुका है 10,000 रुपीज, तो अपने को पैसे मिलने हैं 90,000 रुपीज, समझा। या फिर क्या करो डायरेक्टली कॉल्स इन एडवांस कैंसिल, बैंक से 90 मिलने वाले और कैश भी मिलने वाले। तो ये जो एंट्रीज है, ये दो एंट्रीज न होके ये एक कंबाइन एंट्री होगी। समझ में आया? मैंने मेरी तरफ से ट्राई किया है, तुम लोग भी तुम्हारी तरफ से ट्राई करना। नहीं समझा तो वापस पूछना, 2 बार वापस लेक्चर सुनना मैं क्या समझा रही हूँ। फिर भी नहीं समझा तो फिर मेरे को फेस टू फेस जब भी तुम मिलो या फिर मेरे को व्हाट्सएप पे ये करो, मैसेज करो, मैं तुम लोगों को कॉल करके ये समझाने का ट्राई करूँ।
ठीक है, लिख लो इसको। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, लिखो फटाफट। ए लिमिटेड issue 10,000 shares. A limited issue 10,000 shares of rupees 10 each at 12, payable rupees 3 on application, 5 on allotment, 5 on allotment including premium, okay, 4 on first one. Applications were issued 8,000 only. Return a holder of 4,000 shares, 400 shares, 4,000 400 shares made the full payment at the time of allotment, है ना। देखो ए लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू करे, 10 रुपए का एक शेयर 12 रुपए के हिसाब से, मतलब 2 रुपए प्रीमियम, 3 रुपए एप्लीकेशन पे है, 5 रुपए अलॉटमेंट पे है, 4 रुपए फर्स्ट कॉल पे है। मतलब यहाँ पे कितने रुपए हो गए, करो 3 और 2, ठीक है। एक काम करो, 3 और 2 5 और 4, 3 और 3, हाँ सही, 3 और 3 6 और 4 10, कैपिटल के 10 रुपए आ गए और प्रीमियम के 2 रुपए आ गए, ठीक है। चलो एंट्रीज करेंगे, करते। बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन अंडर सब्सक्रिप्शन है, देखो 10,000 शेयर बेचने निकाले और 8,000 ही एप्लीकेशन आए, कहाँ गया, ठीक है। तो ऐसे केस में बैंक में पैसे एप्लीकेशन के आएंगे 24,000, उतने पैसे 24,000 एप्लीकेशन टू कैपिटल, शेयर कैपिटल 24,000 और 24,000, ठीक है। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री बोलो, शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ठीक है ना। बोलो कितने रुपीस, 8,000 इंटू 5 40,000, ठीक है। प्रीमियम भी देखो यहाँ पे 2 रुपए, तो यहाँ पे आएगा शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। बोलो 8,000 इंटू 3 24, 3 कैपिटल के अकाउंट की वैल्यू निकाल दीजिए, 8,000 इंटू 3 और 8,000 इंटू 2 हो गया। अब एक्चुअली जब मनी रिसीव हुआ अलॉटमेंट मनी, तो एंट्री क्या होगी, देखो बैंक अकाउंट डेबिट, है ना। कितना होना था अलॉटमेंट मनी, 40,000 टू शेयर अलॉटमेंट कितना हुआ, 40,000, है ना। लेकिन एक कस्टमर था केतन,
जिसको 400 शेयर्स अपन ने दिए थे और उसने अलॉटमेंट के टाइम ही उसके पूरे पैसे दे दिए, तो वापस बैंक में कितने पैसे आएंगे? 400 शेयर्स इंटू 4 रुपए। देखो फाइनल कॉल में 1600 रुपए बैंक में एक्स्ट्रा आएंगे, और वो क्या है इन शॉर्ट अपना कॉल्स इन एडवांस। इसको क्या लिखेंगे? 1600। ठीक है, तो ये बैंक दो बार लिखने से बेटर इसको मर्ज कर दिया जाए। तो कुछ लोग इसको एक बार बैंक लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, बैंक टू अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। अब इसके बाद अगर शेयर्स फर्स्ट कॉल मेड किया तो एंट्री क्या होंगी? फर्स्ट कॉल की तो फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, ये एंट्री होंगी, है ना। और एक्चुअली फर्स्ट कॉल के पैसे रिसीव होंगे तो क्या एंट्री होंगे? देखो फर्स्ट कॉल कितने का है? 4 रुपीज। कितने शेयर्स है? 8000 शेयर्स ऑफ ₹4, मतलब 32,000 रुपीज। ठीक है ना, शेयर कैपिटल लिखना है। यहाँ पे अब तुम लोगों को बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। शेयर फर्स्ट कॉल और शेयर कैपिटल। अब देखो बैंक में पैसे आएंगे कितने? ऑलरेडी पैसे कितने आ चुके हैं? 1600। किसके? फर्स्ट कॉल से, है ना। तो अब वो मिलेंगे क्या? नहीं। बोलो फिर। डिफरेंस 30,400 बैंक में आएंगे। ये फर्स्ट कॉल कहाँ है? कॉल्स इन एरियर्स में, तो कॉल्स इन एरियर्स कैंसिल हो जाएगा 1600। अभी जस्ट एंट्री लिए बने कॉल्स इन एडवांस, सॉरी एडवांस। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल। देखो इन सारी एंट्रीज के बाद भी कैपिटल अकाउंट को मैक्सिमम कितने रुपीस गए होंगे? 8000 इंटू 10, 8000 इंटू 10 गए क्या? देखो इससे ज्यादा 1 रुपया बैंक अकाउंट में जाना नहीं चाहिए। ठीक है, और 2 रुपए 8000 इंटू 2 प्रीमियम के, तो कैपिटल में 8000 इंटू 10 और 8000 इंटू 2, ये पूरे पैसे बैंक में गए होंगे, और कैपिटल में सिर्फ ये और प्रीमियम में सिर्फ ये प्रीमियम और ये कैपिटल। देखो है क्या? कर लो कैलकुलेट। और इन दोनों की टोटल 12,000, 8,000 इंटू 12 और 8,000 इंटू 10, ये क्या लाइबिलिटी साइड में जाएगा 10 और 2, और इधर जाएगा 10,000 इंटू 8,000 इंटू 12 एसेट साइड में। ठीक है, तो एक्स्ट्रा को बैलेंस शीट भी तुम लोग यहाँ से निकलवा सकते हो। प्रॉपरली ड्रॉ करके इस एग्जाम्पल का आंसर लिखो। एग्जाम्पल भी लिखो, आंसर भी लिखो। चलो फटाफट। समझ में आया ये? इसको वापस एक बार बैक जाके पूरा एग्जाम्पल सुन लेना। ठीक है ना। देखो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। ये कॉल्स इन एडवांस के अमाउंट 400 शेयर्स के 4 रुपीज के हिसाब से उसने दे दिए, है ना। कॉल्स की एक क्वेश्चन तुम लोगों को आ सकता है, मैडम कैपिटल अगर सिर्फ इतना कैलकुलेशन कर दे तो कैपिटल की फिगर अलग आती थी। ठीक है, चलो जाने दो, अपन नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल लेते और पढ़ते कॉल्स इन एरियर्स। देखो मैं लिख दो कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स मतलब
जैसे यहाँ पे मिस्टर केतन ने कुछ पैसे एडवांस दे दिए। वैसे ऐसे भी हो सकता है कि कोई शेयर होल्डर हो और जिसके पास कंपनी ने मांगे तो पैसे ना हो, तो वो कुछ दिन पैसे नहीं दे रहा हो, तो ऐसे सिचुएशन में अपन ने कॉल तो किया, लेकिन तो कॉल्स इन एरियर भी हो सकता। तो जब कुछ लोग ऐसे रहते कि जो कुछ दिनों के लिए पैसे नहीं दे रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में उसको अपन कॉल्स इन एरियर्स ऐसा बोलेंगे। तो जब भी अपन कॉल्स इन एरियर्स की एंट्रीज करेंगे तो उसका भी इफेक्ट अपन यहाँ पे देख लेते हैं। लिखो कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री। कॉल्स इन एरियर्स टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, मतलब क्या है कि एरियर कभी भी हो सकता है। अलॉटमेंट का मनी उसने दिया नहीं, तो अपन एंट्री क्या करेंगे, कॉल्स इन एरियर्स बैंक टू अलॉटमेंट। ठीक है, जैसे कि देख, अगर मैंने अलॉटमेंट ड्यू किया, अलॉटमेंट ड्यू, तो क्या एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, करके रखा 1 लाख रुपीज, शेयर कैपिटल करके रखा 1 लाख रुपीज, है ना। ऐसे सिचुएशन में एक कस्टमर ने मेरे को 10,000 रुपए दिए नहीं, किसके, अलॉटमेंट की। तो ऐसे सिचुएशन में बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए देंगे, 10,000 रुपए दिए नहीं तो 90। फिर जो कॉल मिला नहीं उसको अपन क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एरियर। ठीक है ना। अब क्वेश्चन आ सकता है मैडम अलॉटमेंट के भी पैसे आए नहीं तो उसको कॉल बोलना क्या, तो क्या है, शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, जितना डेबिटेड हुआ है उतना क्रेडिटेड तो होना है। हो गई एंट्री, बैंक कॉल्स इन एरियर टू शेयर अलॉटमेंट। अब ये कॉल मनी बाद में मिल गया तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर, कब एरियर्स रिसीव, ठीक है ना, बीइंग एरियर्स रिसीव। ये क्या है, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड except समझ में आया। इस तरीके से ये इतना लिखो, इसके बाद एक एंट्री वो भी लिख देती। ये सेम नरेशन आएगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट सम नंबर ऑफ शेयर्स। Received except some number of shares, मतलब कुछ नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो देखिए फिर यहाँ पे कितने रुपए मिल जाएंगे, 10,000 और 10। ठीक है ना। तो अलॉटमेंट 10 में कैंसिल है, शेयर कैपिटल देखो इसका इफेक्ट कैसे होगा, बैंक 90,000 एरियर मिल गया वापस, बैंक 10,000 रुपीज बैंक ये तो एरियर एरियर डेबिट क्रेडिट में कैंसिल, अलॉटमेंट अलॉटमेंट। हाँ ठीक है, लिखो
अलॉटमेंट होगा तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल होगा तो फर्स्ट, फाइनल होगा तो फाइनल, ऐसे एंट्रीज होती हैं। चलो अब अपन ले लेते हैं इसका भी एक एग्जांपल ताकि अपने को ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो बार बार बोलता रही हूँ, इजी तो नहीं है बराबर है, पर आउट ऑफ मार्क्स मिलाने हैं तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तक ये टॉपिक ऑप्शन में आता था तो ठीक था, पर अब ये टॉपिक ऑप्शन में नहीं रहेगा, ठीक है। इसीलिए दो टॉपिक ऑलरेडी हमारे सिलेबस में से कम किए गए हैं। चलो लिखो एग्जांपल, जी लिमिटेड इनवाइट्स, जी लिमिटेड इनवाइट्स invited application for 25,000 equity shares of rupees 10 each payable rupees 2.5 on application, rupees 5 on allotment, rupees 2.5 on final call. Full stop. Applications were received applications were received 30,000 equity shares pro rata allotment were made all the money duly received except final call on 2500 shares. देखो क्या बोला, जी लिमिटेड ने एप्लीकेशंस मंगवाए, कितने शेयर्स के लिए मंगवाए, 25,000, 10,000 रुपए ईच, 10 रुपए ईच का एक शेयर था, 2.5 रुपए एप्लीकेशन पे, 5 रुपए अलॉटमेंट पे और 2.5 रुपए फाइनल कॉल पे आना था। एप्लीकेशंस आ गए 30,000, ठीक है ना, कितने शेयर्स अप्लाइड थे, 30,000, कितने आ गए, 25,000, और प्रो राटा अलॉटमेंट बोला है 6:5. ठीक है ना, रेशियो क्या बना 6:5। अब मेरे को बोलो, इन लोगों ने बोला नहीं है कि एक्सेस मनी रिफंडेड है क्या, है ना, इट मीन्स जो एक्सेस मनी आया होगा वो क्या किया गया है, अलॉटमेंट में एडजस्ट किया गया, ठीक है ना। अब अपन देख लेते हैं आगे। जी लिमिटेड 25,000 एप्लीकेशन आया, 10 रुपए का एक शेयर, ये अलॉटमेंट मनी आ गया, एप्लीकेशन जो है 30,000 रिसीव्ड, प्रो राटा अलॉटमेंट करना है, सब पैसे आ गए, लेकिन फाइनल कॉल 2500 शेयर पे आया नहीं, ठीक है, क्या क्या आ गया वो तो देख लेंगे। एप्लीकेशन मनी आ गया क्या, हाँ, हाँ. एप्लीकेशन मनी की एंट्री बोलो, बैंक
75,000 रुपीज। एप्लीकेशन मनी कहाँ चला जाएगा? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। 25,000 शेयर्स के पैसे जाने हैं, सिर्फ अपन ने इशू 25 किए। करो 60,500 टू शेयर अलॉटमेंट बोला नहीं है तो एडजस्ट कर लेंगे अपन अलॉटमेंट में। वापस 75,000। ठीक है, इसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू, शेयर कैपिटल बोलो 25,000 ही बेचने थे अपने को, तो अलॉट उतने होंगे। हाँ 5 25 into 5 1,25,000 उतनी अमाउंट भी हो गई। कुछ बोला नहीं है तो उतनी अमाउंट रिसीव्ड भी हो गई। बैंक टू अलॉटमेंट 1,25,000। ठीक है, फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ। फर्स्ट कॉल 25,000 into 2.5 62,500 रुपीज। ठीक है ना। टू शेयर कैपिटल, यहाँ तक भी अपने को ड्यू करना था, अपन तो पूरी अमाउंट ड्यू करेंगे 62,500। लेकिन एक्चुअली कितने मिले थे? बैंक अकाउंट कॉल्स इन एरियर्स 2500 शेयर ऑफ ₹2.5 6,250 टू फर्स्ट कॉल। ठीक है, करो फर्स्ट कॉल करो 62,500 और यहाँ पे बचे कितने? 22,500 into 2.5 56,200 56,250 हो गया। इस तरीके से ये कॉल सिनेरियोस को रिकॉर्ड किया। अब नेक्स्ट कभी लिया रहता है कि कॉल सिनेरियोस वर रिसीव्ड आफ्टर 1 मंथ, तो अपन रिसीव कर लेते हैं, और दिया नहीं है तो अपन एरियर्स पकड़ लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसकी सारी प्रोसीजर अपने को हिस्ट्री में पढ़ना है। ठीक है, अभी अगर समझाने लगे तो ये लेक्चर उसमें ही चला जाएगा, तो इतना लिखो, ये सब समझो, नरेशन लिखो। मैं नरेशन लिख रही नहीं हूँ, नहीं तो लेक्चर 4 घंटे का हो जाएगा, ऑलरेडी 1.5 से 2 घंटे हो रहा है। ठीक है ना। देखो सेम एग्जांपल अगर प्रीमियम होता, किसी को आ सकता क्वेश्चन अगर दिमाग चल रहा है तो। अच्छे बच्चे उनका दिमाग हमेशा चलते रहता है ना। तो ऐसा हो सकता कि अगर मैडम यहाँ पे प्रीमियम आ गया तो, और प्रीमियम अपन ने क्या कर लिया? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया, तो 2 जगह चेंज किया। यहाँ पे ऐड कर दिया इशू ऑन equity shares of ₹10 each at 12। ठीक है ना, तो ₹2 प्रीमियम ले लिया अब अपन ने। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? देखो बैंक का एप्लीकेशन वही रहेगा, ये भी वही आएगा, है ना, ये भी वही आएगा, ये भी वही आएगा। यहाँ पे ₹7 हो जाएंगे। हाँ, करो 1,75,000। ठीक है, इधर भी 1,75,000 नहीं, इधर आएगा 25,000 into 5 1,25,000 1,25,000 और इधर देगा 2 सिक्योरिटीज या शेयर 50,000। ठीक है, बैंक में पैसे आ जाएंगे टोटल 175 170
नेक्स्ट यहाँ पे 25 इंटू 2.5, बाकी तो सेम। समझ में आया ये? चलो कंटिन्यू, लिख लो इसको। एग्जाम्पल चेंज करना, नए से लिखना। ठीक है, चलो ये हो गया सेकंड पैटर्न। अब थर्ड पैटर्न देखो, यहाँ पे मैंने एक वर्ड ऐड किया है, अलॉटमेंट। बी एरियर है, ऑल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट मनी एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 2500 शेयर्स। ठीक है ना? अब क्या हुआ, अलॉटमेंट तो अपन ने ड्यू कर दिया। देखो बैंक एप्लीकेशन आ गया, एप्लीकेशन अपन ने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। शेयर अलॉटमेंट मिलने थे 1,75,000, शेयर कैपिटल मिलना था 1,25,000, शेयर प्रीमियम मिलना था 50,000, लेकिन अब पैसे 2500 शेयर्स के कितने रुपए आए नहीं। 2500 शेयर्स के पहले तो 7 रुपए आए नहीं, है ना? और 2500 शेयर्स के बाद में 2.5 रुपए भी आए नहीं। समझ में आया? पर देखो 2500 शेयर्स जिसको अपन ने दिए थे, शेयर्स अपन ने जिसको दिए थे, उसने कितने शेयर्स के लिए डिमांड करी थी? 2500 शेयर्स जिसको दिए, तो रेशो अपना क्या आया था? देखो 6:5। तो इसको 5 शेयर्स मतलब 5 के लिए 2500, तो इसके एक्चुअली कितने शेयर्स इसने डिमांड किए होंगे? 3000। उसमें से इसको कितने पेड हो गए? 2500, बराबर है। इसने एप्लीकेशन मनी कितना दिया था? 3000 पे, 3000 शेयर्स पे 2.5 के हिसाब से 7,500 दिया था, है ना? इतना एप्लीकेशन मनी दिया था। अब इसका एक्चुअली कैपिटल कितना था? 2500 इंटू 2.5 रुपए। कैपिटल में तो इतना ही एडजस्ट हुआ था इसका। 2500 इंटू 2.5 करो, 6250। मतलब इसके जो एक्सेस पैसे थे ये अपन ने कहाँ एडजस्ट करे थे? अलॉटमेंट में। बोलो 13,750 है, लेस करो 1350 1350 करो, वापस ले लो। 125 इतने रुपए इसके अलॉटमेंट में ऑलरेडी अपने को रिसीव हो गए थे। ठीक है ना? एक काम करते, ये पैटर्न को यहीं पे छोड़ देते, नहीं तो तुम लोगों को अभी तक जितना समझाया उतना सब ऊपर से चला जाएगा। इसलिए ये जो पैटर्न है, ये लास्ट में एक एग्जांपल लगे तो मैं ले लूंगी। ये पैटर्न 101% ट्वेल्थ को आएगा नहीं। फाउंडेशन वालों के लिए लेने का ट्राई कर रही थी, बट ये बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं पे छोड़ देते और अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जाते, जो है शेयर फॉरफीचर। ठीक है ना? देखो यहाँ पे एक नेक्स्ट वाला जो सेकंड एग्जांपल तुमने लिखा था, उसमें एक चीज गलत हुई थी, शायद बाकी लोगों के ध्यान में भी आ गया हो। यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न बनाते वक्त मेरे से ही गलती हो गई शायद। यहाँ पे देखो मैंने जैसे ही अलॉटमेंट मनी एडजस्ट किया है, तो अलॉटमेंट मनी यहाँ से भी लेस होना था, मैंने सिंपली इसको क्रेडिटेड कर दिया। ठीक है ना? तो यहाँ से ये 1,75,000 में से ये लेस हो जाएगा। करो 1,25,000 minus 12,500 1,12,500 1,25,000
12,500. वापस गलत करा है साक्षी को। साक्षी नहीं, ये 1250 लेस करना है। 1,75,000 में से 1250 दे 1,62,500। समझा? तो ये एडजस्ट होगा और इन दोनों की टोटल होगा। ये पिछले एग्जाम्पल में सेकंड वाले में यहाँ पे गलती से लिखा गया था, फर्स्ट वाले में भी लिखा गया था क्या, एक बार चेक कर लेना। सबसे फर्स्ट जब अपन ने सिंपल पैटर्न लिया था, कौन सा वाला, बिना प्रीमियम वाला, उसमें भी मेरे से हुआ है क्या गलती से, वो देख लेना। ठीक है ना? ये वाला पैटर्न तो मैं ले ही नहीं रही हूँ। ठीक है, समझ में आया? तो ये यहाँ पे प्रॉपरली देख लेना। इसके बाद हम अपनी आगे चलते, नेक्स्ट टॉपिक है अपना शेयर फॉरफीचर। तो एग्जांपल लिए अपन ने पॉलिसी एरियर्स के, एक प्रीमियम के साथ, एक बिना प्रीमियम के साथ, है ना? ये थर्ड वाला अलॉटमेंट में एरियर, ये बहुत टफ वाला पैटर्न है जो मैंने कवर नहीं किया फिर, क्योंकि जितना समझा है उतना सब गलत है। मोस्ट जितना मोस्ट लगाना है उतना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर फॉरफीचर, बराबर है? अभी तक अपन शेयर इशू पढ़ रहे थे, इशू में पैसे कलेक्शन पढ़ रहे थे, कलेक्शन के बाद अपन ने पॉलिसी इन एडवांस पढ़ा, फिर पढ़ा पॉलिसी इन एरियर्स। अब जब ये पॉलिसी इन एरियर्स होता तो होने के बाद कंपनी तुरंत ऐसा नहीं करती कि कॉल मंगवा लिया और अभी के अभी दे दो। कंपनी शेयर होल्डर्स को कुछ पीरियड देती, कुछ पीरियड के बाद लेटर भेजती कि आपके पास जो पैसे कॉल्स के बचे हुए हैं, जो आपने एरियर हमारी रखी है, वो आप हमको दे दें। ऐसे बहुत बार पैसे 3 बार 3 लेटर भेजने पड़ते, जो कि कंपनी अकाउंट की प्रोसीजर में उस हिसाब से लेटर्स भेजे जाते, बोला जाता कि हमारे पैसे दे दो। 3 बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी अगर शेयर होल्डर पैसे नहीं दे रहा हूँ तो उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए जाते, मतलब जमा कर लिए जाते, मतलब कंपनी शेयर्स उसके नाम से हटा देती। ठीक है, तो उसको बोला जाता है शेयर फॉरफिटेड या शेयर फॉरफिट। समझ में आया? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पैटर्न है। इसके लिए अपने को 3 चीजें ध्यान में रखना जरूरी। क्या क्या चीजें, तो लिख लो नीचे। अब अपन आ गए इस टॉपिक के ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट में। इसके बाद अभी अपन पढ़ेंगे शेयर फॉरफीचर और इसके बाद फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू करना। तो अल्टीमेटली अपना ये 2 दिन में टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आज अपन फॉरफीचर को खत्म कर लेंगे। फॉरफीचर में क्या किया जाता, शेयर्स को जमा कर लिया जाता, जो शेयर होल्डर्स अपने को पैसे नहीं दे रहे थे। अभी वो 2500 वाला एग्जाम्पल अपन ने देखा कि 2500 शेयर्स के पैसे शेयर होल्डर नहीं दे रहा, तो उसको अगर कंटिन्यूसली अपन डिमांड कर रहे फिर भी वो नहीं दे रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी ये सोचती कि इसके नाम पे पैसे शेयर्स रखने से बेटर है इसके नाम से ये शेयर्स को हटा लिया जाए और कंपनी उसको जमा करे। ठीक है ना? तो लिखो इम्पोर्टेंट नोट्स। चलो, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा रेज हो सकता कि जो शेयर होल्डर पैसे नहीं दे रहा है तो कंपनी उस पर सूट फाइल नहीं करेगी क्या? तो कंपनी उसको रिक्वेस्ट कर रही, बेचारे को रिमाइंडर भेज रही, पहले लेटर भेजेगी रिक्वेस्ट लेटर, भाई पैसे दे दे। उसके बाद फर्स्ट रिमाइंडर भेजेगी, भाई पैसे दे दे। सेकंड रिमाइंडर भेजेगी, भाई पैसे दे दे।
3 लेटर भेजने के बाद भी अगर सामने वाला पैसे नहीं दे रहा है तो उसके पीछे और कोर्ट में घूमने से बेटर कंपनी समझेंगी कि अपन अपने शेयर्स रख लेते, जयराम जी की मत दे भाई अगले पैसे। ठीक है, फिर क्वेश्चन ये आएगा कि मैडम उसने जो पहले पे करके रखे हैं वो, ठीक है, अब वो पे करके रखे हैं तो वो भी डिमांड कर सकता कि मेरे को मेरे पैसे दे दो, है ना। तो वो जाके कोर्ट में सूट फाइल करेंगे, आप कंपनी तो नहीं करेंगे, पर वो कर दिया तो वो कर दिया, वो कर ही नहीं सकता क्योंकि कंपनीज लॉ में ऐसा दिया है कि उसकी लायबिलिटी कहाँ तक है, शेयर्स के फेस वैल्यू की अमाउंट पेड करने तक उसकी लायबिलिटी है। अब वो उतने पैसे कंपनी उससे मांगती है ना, घर से तो नहीं मांग रही एक्स्ट्रा पैसे, तो फिर उसके पास तो वो राइट ही नहीं है कि वो जाए और मांग सके। ठीक है, तो इस वजह से ना वो कंपनी पे इस चीज के लिए सूट फाइल कर सकता, ना कंपनी उस पे इस चीज के लिए सूट फाइल कर सकती। ठीक है, चले आगे। तो ऐसे क्वेश्चंस जो भी तुम लोगों को आ रहे हैं आएंगे, वो जो आ रहे हैं तब की तब लिख के रखो, और आएंगे तो फिर मेरे को फोन करके पूछो, पर पूछना जरूर है। चल, इसमें अपने को कुछ नोट्स लिखनी है, इंपॉर्टेंट नोट्स जो अपने को फॉर्मेट की प्रोसीजर करते वक्त ध्यान रखनी पड़ती। अमाउंट called up that is credited to capital in respect to forfeited share. Second, amount already received in respect of those shares. Third, amount due but not received in respect of those। समझ में आया? 3 चीजें ध्यान रखनी पड़ती। अमाउंट कॉल्ड अप इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर फॉरफीचर, अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज शेयर, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है ना, अपन ने कितने पैसे मंगवाए हैं वो ध्यान रखना पड़ता, कितने पैसे ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं वो ध्यान में लेना पड़ता, और कितने पैसे अपन ने मंगाए हैं लेकिन दिए नहीं। इन 3 चीजों की 3 अमाउंट्स के अपने को बहुत ज्यादा जरूरत है। इसको बोला जाता है कॉल्ड अप कैपिटल। फॉरफीचर सॉल्व करते वक्त या फॉरफीचर को समझते वक्त ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब क्या कि कंपनी ने कितने पैसे कॉल किए, ठीक है ना, जितने पैसे कॉल किए रहते उतने पैसे कैपिटल अकाउंट में दिखते रहते, है ना। अपन एप्लीकेशन मनी कॉल करते हैं तो एप्लीकेशन टू बैंक टू एप्लीकेशन टू कैपिटल हो जाते हैं, फिर अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, फिर फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं, फिर फाइनल कॉल ड्यू करते हैं। तो जितना ड्यू करते जाते हैं उतने ही कैपिटल को अपन क्रेडिट करते जाते हैं। अगर कॉल ही नहीं किए हैं तो क्रेडिट हुआ है क्या कैपिटल को? नहीं। तो कॉल्ड अप अलग चीज है, फेस वैल्यू अलग चीज है। तो जितने पैसे कॉल्ड अप किए उतने कैपिटल को अपन कैंसिल करने वाले हैं। शेयर फॉरफिट कर लेना मतलब क्या कि शेयर्स इशू किए तो कैपिटल रेज हुआ, लेकिन शेयर्स अगर वापस ले लेंगे तो कैपिटल को अपने को कैंसिल करना है। ठीक है, तो कंपनी ने कॉल कितने किए वो अमाउंट, ऑलरेडी रिसीव्ड कितनी किए वो अमाउंट, और नई रिसीव्ड हुई है वो अमाउंट। जैसे एक कंपनी के 1000 शेयर्स पे 8 रुपए कॉल हुए, कितने रुपए आने थे? 8 रुपए। ठीक है, देने वाले ने फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन
एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी 6 रुपीज दे दिया है। कितना दिया है? 6 रुपीज। तो 1000 इंटू 6 रुपीज उसने दे दिया है 6000। कितना दिया नहीं है? 2000। तो अमाउंट नॉट रिसीव। ठीक है ना? तो ऐसा ये तीनों फिगर्स अपने लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मान लीजिए। अपना कैपिटल इतने अमाउंट से कैंसिल होगा, अपने को प्रॉफिट इतना हो गया, क्योंकि अपन ने अगर सामने वाले के पैसे जो उसने अपने को शेयर्स के लिए दिए थे वो अपन ने अगर उसको वापस नहीं किए और वो छूट फाइल भी नहीं कर सकता, तो ऐसे सिचुएशन में एक तो वो बचे अमाउंट दे दे और नहीं दे रहा होगा तो ये पूरे अमाउंट पे कंपनी का राइट माना जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी अमाउंट अपना प्रॉफिट देता जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को ट्रांसफर हो जाता। कहाँ ट्रांसफर हो जाता? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ठीक है, और ड्यू बट नॉट रिसीव्ड मतलब मांगी अपन ने और आई नहीं है, और इस पे से ही सब झगड़ा अभी तक का हुआ नहीं। ठीक है ना? तो इसको भी कैंसिल किया है। ये तो मिली नहीं है तो अपना गेन है क्या कंपनी का? नहीं। तो ये जो अलॉटमेंट ड्यू होगा या फर्स्ट कॉल ड्यू होगा उसके अकाउंट उस अलॉटमेंट के अमाउंट को भी उतने से कम किया जाता, कैपिटल के अमाउंट को भी उतने से कम किया जाता और एडजस्टमेंट की एंट्री की जाती। सपोज अगर मेरे को इसकी फॉरफीचर की एंट्री करनी है तो मेरे पास कैपिटल मेरे को कितना कैंसिल करना है? 8000। मैं एंट्री करूंगी शेयर कैपिटल कितने से कैंसिल हो गया? 8000 से। तो मेरा गेन कितना हो गया फॉरफिट का? 6000 और मेरे को किस चीज के पैसे नहीं आए? अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल के शेयर फर्स्ट कॉल के। देखो अलॉटमेंट और एप्लीकेशन तो आगे क्या के नहीं आए? फर्स्ट कॉल के। 4 कॉल होंगे मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। तो फर्स्ट कॉल के 2 रुपए के हिसाब से मेरे को 1000 शेयर के पैसे नहीं आए तो ये 2000 भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना? ये क्यों हुआ? क्योंकि इसके पहले जब पैसे मांगे होंगे तो एंट्री क्या हुई होंगी? फर्स्ट कॉल टू कैपिटल हुई होंगी कि नहीं? इस अकेले शेयर होल्डर के लिए ये एंट्री पूरे कंपनी के लिए हुई होगी। पूरे कंपनी में से अगर इस शेयर होल्डर के बारे में अगर अपन बात करेंगे तो पहले ड्यू की एंट्री होगी और ड्यू की एंट्री इस शेयर होल्डर के लिए क्या हुई होंगी? 1000 इंटू 2 और इधर भी क्या हुई होंगी? 1000 इंटू 2। इसलिए कैपिटल हमेशा पार्ट ऑफ वैल्यू से कैंसिल करते। फॉरफीचर जितनी अमाउंट मिल गई उतना अपना गेन वो फॉरफीचर हो जाता और ये अमाउंट अब मिलने वाली नहीं है क्योंकि अपन ने ऑलरेडी उसको डेबिटेड करके रखा है, इसलिए उसको क्रेडिट कर दो, नहीं तो अपना अगला हिसाब मैच नहीं होता। ठीक है, तो ये होता शेयर कैपिटल टू फॉरफीचर टू शेयर फर्स्ट। समझ में आया? हाँ, ऐसा कभी नहीं होता कि एप्लीकेशन मनी नहीं आया। ठीक है ना? चलो इतना लिखो तो मैं तुम लोगों को इसके केसेस में होने वाली एंट्रीज लिख दूंगी। सो मेरे को लगता है कि तुम लोगों को ये समझाऊंगा। लिख लिया ये? अब अपन पढ़ते। अपन ने पढ़ा था देखो शेयर फॉरफिट होते, इशू होते। इशू कैसे कैसे होते? एट पार, एट प्रीमियम, डिस्काउंट तो होती है और एट डिस्काउंट। डिस्काउंट ऐसे तो कंपनी एक्ट के हिसाब से मना किया गया है, लेकिन जिन कंपनीज ने ऑलरेडी इशू करके रखे हैं उनकी अगर एंट्रीज बची होंगी या कैलकुलेशंस बचे होंगे तो ऐसी सिचुएशन में तब तक वो कंटिन्यू रहेगा। और कल की शेयर कोड की बुक में भी दिया है तो ऐसी सिचुएशन में अपन इसको भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट पे शेयर्स इशू होते। अब फॉरफिट होते वक्त भी इन तीनों की केस में अलग अलग एंट्रीज होती। जब इशू होते तो अलग अलग एंट्री, तो फॉरफीचर होते तब भी अलग अलग, क्योंकि यहाँ पे शेयर प्रीमियम अकाउंट ओपन होता है, यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स इशू होता है। अभी मैं डिस्काउंट का एक एग्जांपल लूंगी, उसके बाद
डिस्काउंट में फॉरफीचर बताऊंगी, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जब अपन शेयर्स इशू करते एट पार पे और फॉरफीचर ऐसे शेयर्स को फॉरफिट करते तो एंट्रीज क्या क्या होंगी, तो अपन देखते फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इन केस शेयर्स इशू एट पार। तो लिखो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स when shares issue at par। एट पार मतलब 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में बेचा जाऊंगा, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में देखो अपन सबसे पहले क्या करते, देखो थोड़ा सा लॉजिकल बता रही हूँ। एंट्री बैंक टू एप्लीकेशन, है ना। उसके बाद क्या करते, एप्लीकेशन टू कैपिटल, एप्लीकेशन टू कैपिटल। उसके बाद क्या करते, अलॉटमेंट टू कैपिटल। उसके बाद क्या करते, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल। उसके बाद क्या करते, फाइनल कॉल टू कैपिटल, ठीक है ना। और बैंक की एंट्रीज भी होती, लेकिन अब ये पर्सन ने एक बार एप्लीकेशन दे दिया, उसके बाद इसके पैसे दिए नहीं, अलॉटमेंट के भी नहीं दिए, फर्स्ट कॉल के भी नहीं दिए और फाइनल कॉल के भी नहीं दिए, लेकिन कंपनी ने कॉल तो क्या कर लिया, पूरा पैसा कॉल कर लिया। जैसे कंपनी का 10 रुपए का शेयर था तो 2 रुपए यहाँ पे आ गए, 3 रुपए यहाँ पे आ गए, 3 रुपए यहाँ पे आ गए, 3 रुपए यहाँ पे आ गए और 2 रुपए यहाँ पे आ गए। 10 रुपए कंपनी ने कॉल तो कर लिए, तो कॉल्ड अप कैपिटल कंपनी का कितना हुआ, 10 रुपए पर शेयर, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी क्या करेगी, कंपनी करेगी फॉरफीचर के वक्त शेयर कैपिटल को क्रेडिट कितना कर दिया है, 10, तो शेयर कैपिटल को डेबिट कितने से कर देंगी, 10। जो पैसे काय के पैसे मिल गए एप्लीकेशन के, तो उसको कर देंगे टू शेयर फॉरफीचर, कितने रुपीस, 2 रुपये। और जब जब अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इन तीनों के पैसे आए नहीं एक शेयर के लिए इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर से, तो इनके अकाउंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू शेयर फाइनल। यहाँ पे 3 रुपए, 3 रुपए और 2, ऐसा 10 रुपए का हिसाब अपने को देना पड़ेगा। तो ये कब एंट्री होगी, शेयर फॉरफिटेड व्हेन शेयर इशूड एट पार। अगर शेयर पार प्राइस पे इशू किए होंगे, फेस वैल्यू पे इशू किए होंगे और ऐसे सिचुएशन में पूरा मनी कॉल अप हो गया होगा, तो जितना मनी कॉल हो गया है उसमें से जितने मिल गए उतने शेयर फॉरफीचर को डाल दो, जितना कॉल किया उतना पूरा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल अमाउंट उतना इनटू करके शेयर कैपिटल को डाल दो, और जो जो पैसे मिले नहीं है उनको नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अलॉटमेंट मनी, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल मनी, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फाइनल कॉल, ठीक है। ऐसा करके अपन इस एंट्री को टैली कर सकते हैं, ठीक है। लिखो, इसको लिख लो, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल पर शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल पर, ठीक है। उसके बाद एक फॉरफीचर, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अमाउंट रिसीव्ड, है ना। उसके बाद अब मैं को बोलो, ये लिख लेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अमाउंट नॉट रिसीव्ड, तीनों के केस में ये समझ में आया। अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, मैडम अगर अलॉटमेंट मनी भी मिल गया रहता तो अलॉटमेंट मनी फिर शेयर फॉरफीचर में चला जाता, फिर ये कैंसल नहीं होता था, इधर आ जाता और ये एडिशनल 3+2 ऐसा हो जाता था, मतलब 5 रुपीज फिर अमाउंट रिसीव्ड में चली जाती। फिर आया क्या नहीं, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। तो पहले ये लिखो
ये लिख लो, शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, ये पहले की एंट्रीज समझी, ये तो सिर्फ समझाने के लिए बोली मैं। पहले क्या हुआ है ये अगर तुमको समझा तो अभी तुम क्या कर रहे हो वो तुमको समझ में आएगा। अगर मैं सिर्फ रटा दूं, हाँ देखो, शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल फॉरफिट हो रहा है, शेयर कैपिटल फॉरफिट हुआ, किसी का कैपिटल अपन ने जमा कर लिया तो अपन क्या कर लेंगे, कैपिटल को डेबिट कर लेंगे, जितने पैसे अपन को मिल गए थे शेयर्स के उतना अपना गेन है तो उतना अपन रिसीव कर लेंगे। पर फिर यहाँ पे जो गाड़ी अटकेंगी उसका क्या, उसका ऐसा किया जाता फिर शॉर्टकट, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसी भी एक अकाउंट में स्टूडेंट्स डाल दें। समझा क्या? शेयर कैपिटल कॉल कितना किया है 10 रुपए और रिसीव कितने हो गए 2 रुपए, तो फिर बचे हुए 8 रुपए फिर कहाँ डालना वो कंफ्यूजन होता है। तो अपन ने पहले किस किस चीज के लिए वो कॉल करके गए, अलॉटमेंट के लिए, फर्स्ट कॉल के लिए, फाइनल कॉल के लिए, तो उनको भी क्या करना पड़ेगा, कैंसिल, क्योंकि उतने से अपन यहाँ पे डेबिट कर चुके ऑलरेडी। समझ में आया? तो पहले ये लिखो, फिर मैं 3+2 करके देती, फिर ये हटा के देती, लिखो। ठीक है, 3+2, फिर ये अलॉटमेंट बनी, इसमें रिसीव हो गया तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अमाउंट रिसीव। समझ में आया? चलो नेक्स्ट, एट अ प्रीमियम। एक इसकी एक एंट्री और ऐसी भी हो सकती, क्या हो सकती, देखो, अगर पैसे मिले नहीं है, फर्स्ट कॉल के पैसे मिले नहीं है तो ये काय में पड़ा रहता, अपना कॉल्स इन एरियर्स में पड़ा रहता ना, तो अपन तब कॉल्स इन एरियर्स के वक्त एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, या जो कुछ भी होगा, है ना? चेक कर लो एक बार पीछे जाके। ठीक है, चेक लिख क्या, बैंक टू कॉल्स इन एरियर्स टू फर्स्ट कॉल टू अलॉटमेंट, जो भी कुछ ड्यू होगा वो। तो ऐसे सिचुएशन में फिर वहां पे ये फर्स्ट कॉल ये कैंसिल करना पड़ेगा। तो एंट्री फिर ऐसे केस में क्या की जाती है, शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, तो हर टाइम जब अलॉटमेंट मिला नहीं होगा तो तुमने कॉल्स इन एरियर्स में उसको डाल दिया होगा, बैंक कॉल्स इन एरियर्स टू अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल मिला नहीं होगा तो एंट्री कर दी होगी, बैंक कॉल्स इन एरियर्स टू फर्स्ट कॉल। जब फाइनल कॉल मिला नहीं होगा तो बैंक कॉल्स इन एरियर्स टू फर्स्ट कॉल। तो तुम्हारे इनके सबके पैसे काय में पड़े हैं, कॉल्स इन एरियर्स में। तो ऐसे सिचुएशन में फिर तुम लोगों ने कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट ओपन किया है तो कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। तो ऐसे किस सिचुएशन में शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफिचर टू कॉल्स इन एरियर्स, बराबर है। यहाँ पे सेम थिंग, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल पर शेयर, यानी नंबर ऑफ शेयर कॉल। यहाँ पे अमाउंट रिसीव, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अमाउंट रिसीव, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अमाउंट नॉट रिसीव। बट ये कब, जब तुम लोगों ने यहाँ पे एंट्रीज करते वक्त बैंक अकाउंट में डाल दिया। सभी कंपनीज के लेक्चर 1 से 2 बार, एक बार सुन के तुमको ये सब चीजें ध्यान में नहीं आएंगी, 2 बार तुमको ये सुनना ही पड़ेगा। डर के चलेगा नहीं, कभी कंपलसरी में नए सिलेबस के हिसाब से आ गया तो बहुत मुश्किल जाने वाला। ठीक है, अभी तक ये और था, सभी टीचर्स को और में हटा देते थे, बोलते थे कभी कंप्लीट हो जाता था ये। ठीक है, शेयर कैपिटल, शेयर फॉरफिचर, कॉल्स इन एरियर्स, ओके। लिख लो फिर ये, इसके लिए क्या
प्रीमियम की तरफ।